और न्यूज एट 10 में सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। पहली खबर विमान हादसे से जुड़ी हुई है। अहमदाबाद हादसे का नया वीडियो एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। जब विमान हॉस्टल पर गिरा तब वहां अफरा तफरी मच गई थी। छात्रों ने एक दूसरे की मदद कर जान बचाई। दूसरी खबर हादसे की जांच को लेकर है। 28 घंटे बाद हादसे का शिकार हुए विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अहमदाबाद हादसे के बाद सरकार जागी है। अब उड़ान से पहले बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त जांच होगी। डीजीसीए ने इस बाबत आदेश दिया है। तीसरी खबर लोगों के दर्द और मातम से जुड़ी हुई। हादसे के 24 घंटे बाद भी अपनों की तलाश में जुटे परिजन। मृतकों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। क्रैश होने के बाद मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल की मेस पर गिरा था विमान। चौथी खबर डीएनए टेस्ट की। विमान हादसे में मारे गए लोगों की पहचान के लिए अब डीएनए सैंपल लेने और टेस्ट का सिलसिला जारी है। पहचान की पुष्टि होने पर ही शव सौंपे जा रहे हैं। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरें उसी हॉस्टल की हैं जहां पर फ्लाइट क्रैश हुई। हादसे के तुरंत बाद हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में हॉस्टल के छात्र और स्टाफ के लोग मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालते दिखाई दिए। मौके पर कई शव नजर आए जो बुरी तरह से जल गए। इस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मच गई है। उस वक्त का वीडियो है, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यहां पर यह हादसा हुआ था, जब प्लेन यहां क्रैश हुआ था। और यहीं पर किस तरह से उसके बाद फौरन वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने आग लगी हुई थी उसे बुझाने की कोशिश की गई। वहां से जो घायल हैं उन्हें निकाला गया, उन्हें रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें आपके सामने। जिस विमान में हादसा हुआ वो बोइंग का 787-8 ड्रीमलाइनर था। इस हादसे के बाद से बोइंग कंपनी का यह मशहूर विमान आलोचकों के निशाने पर आ गया है और अब डीजीसीए ने बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त जांच का आदेश दिया है। बोइंग 787 पहले भी कई बार सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन इस बार हादसा इतना बड़ा है कि एक्शन लेते हुए डीजीसीए ने बोइंग के 787-8 बेड़े की सभी फ्लाइट्स की सेफ्टी चेक करने का आदेश दे दिया है। यह अतिरिक्त जांच 15 जून से शुरू होगी। इस जांच में सुरक्षा के हर मानक के साथ साथ टेक ऑफ के मानकों की भी जांच होगी। साथ ही आदेश में कहा है कि विमान के पावर सिस्टम से लेकर फ्यूल और टेक ऑफ तक सभी सेफ्टी चेक की रिपोर्ट समीक्षा के लिए डीजीसीए को सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि 2009 में लॉन्च होने के बाद से ही बोइंग 787 पर सवाल उठते रहे हैं। इन्हीं सवालों की वजह से कई बार बोइंग 787 को उड़ाने की इजाजत तक नहीं मिली। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद एक बार फिर बोइंग 787 पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि ये ऐसी पहली घटना नहीं है। बोइंग के ड्रीमलाइनर 787 प्लेन से जुड़ा हुआ ये छठा बड़ा हादसा है। 2010 से अब तक ड्रीमलाइनर 787-8 विमान से जुड़ी हुई कुल 171 घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें टर्बुलेंस, प्रेशर ड्रॉप और अन्य छोटी घटनाएं शामिल हैं। दरअसल बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जब से लॉन्च हुआ है तब से ही इसकी गुणवत्ता और निर्माण में खामियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। खामियों की वजह से इस प्लेन में बार बार सुधार, फ्लाइट में देरी और कभी कभी अस्थायी रूप से ग्राउंडिंग भी हुई। पिछले साल एक विजिल ब्लोअर ने कई बार बोइंग ड्रीमलाइन 787 को लेकर चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद बोइंग के खिलाफ जांच भी की गई। जिस विजिल ब्लोअर ने सवाल खड़े किए थे वो बोइंग कंपनी का ही इंजीनियर था। उसने आरोप लगाया था कि बोइंग ने अपने 777 और 787 ड्रीमलाइनर जेट के निर्माण में शॉर्टकट तरीके अपनाए थे। उसने ये आरोप लगाते हुए कहा था कि जैसे जैसे ये विमान पुराने होते जाएंगे इनका जोखिम बढ़ता जाएगा, यानी हादसे की आशंका बढ़ जाएगी। बोइंग कंपनी के खिलाफ इटालियन अधिकारियों ने 2024 में 2 मामलों में आपराधिक जांच भी शुरू की थी। बोइंग के ड्रीमलाइनर विमान के निर्माण में रॉ मटेरियल देने वालों पर घटिया टाइटेनियम और खराब गुणवत्ता वाला एल्यूमिनियम देने का भी आरोप लगा था। हाल के वर्षों में ड्रीमलाइनर 787-8 से जुड़ी हुई तकनीकी खराबी जैसे हाइड्रोलिक लीक, फ्लैप संबंधी समस्याएं और आपातकालीन लैंडिंग की भी कई रिपोर्ट दर्ज की गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अहमदाबाद हादसे में भी टेक्निकल गड़बड़ी और जांच में चूक एक बड़ी वजह हो सकती है। अहमदाबाद की दुर्घटना से पहले भी बोइंग के विमान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब पिछले साल अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस की बोइंग 737-9 मैक्स फ्लाइट की इमरजेंसी डोर हवा में ही खुल गई। पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया के ओंटारियो जा रहे प्लेन टेक ऑफ के बाद जब
16.32 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो विमान का दरवाजा टूटकर हवा में उड़ गया, जिसके बाद विमान के अंदर अफरा तफरी मच गई। संयोग ठीक था कि यात्रियों की जान बच गई, लेकिन इस मामले को लेकर तत्कालीन बोइंग के सीईओ डेविड कैलहॉन को अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश होना पड़ा, जिसमें बोइंग की सुरक्षा को लेकर तीखे सवाल हुए। I don't think the problem's with the employees. Oh, it's Actually, not. It is no, not. I think the agree. problem's with you. You. It's the C-suite. It's the management. It's what you've done to this company. That's where the problem is. The problem's at the top. Your engineers, they're probably the best in the world. Your machinists, they're outstanding. You're the problem. जोश होले ने बोइंग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बोइंग कंपनी खर्चे में कटौती करने में जुटी है और लोगों से पैसा निचोड़ने में रुचि रखती है। यात्रियों की सुरक्षा और गुणवत्ता जांच पर कोई ध्यान नहीं। I think the truth is, Mr. Calhoun, you're not focused on safety, you're not focused on quality, you're not focused on transparency. All of this is in the record, but I think actually you're focused on exactly what you were hired to do, which is that you're cutting corners, you are eliminating safety procedures, you are sticking it to your employees, you are cutting back jobs because you're trying to squeeze every piece of profit you can out of this country. इसके बाद जोश हाले ने बोइंग के तत्कालीन सीईओ को साफ-साफ दो टूक कह दिया कि जब बोइंग की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। The American people, they're in danger. For your workers, they're in peril. For your whistleblowers, they literally fear for their lives, but you're getting compensated like never before. Don't you think maybe your priorities are misplaced here? Why haven't you resigned? बोइंग विमान 787-8 ड्रीमलाइनर पर पिछले साल बोइंग के ही एक इंजीनियर ने सुरक्षा में समझौते को लेकर सवाल उठाए थे और कंपनी पर सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया था, लेकिन सवाल उठाने वालों के खिलाफ ही कंपनी ने एक्शन ले लिया था। बोइंग इंजीनियर सैम सालेपोर ने करीब 2 दशकों तक बोइंग में काम किया। इस दौरान वो बोइंग की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित दिखे। सैम सालेपोर ने आरोप लगाया था कि बोइंग ने अपने 777 और 787 ड्रीमलाइनर जेट के निर्माण में शॉर्टकट अपनाया है। मुख्य हिस्से को जोड़ने में उचित तरीका नहीं अपनाया जाता। बोइंग विमान के हिस्से अलग से बनाती है, फिर इन्हें जोड़ती है। इस कारण इसमें कई गैप आ जाते हैं जो इसकी उम्र तो घटाते ही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा भी उत्पन्न करते हैं। इससे कुछ हजार उड़ानों के बाद ये विमान बीच से टूट सकता है। सैम सालेपोर ने यह भी चेताया कि जैसे जैसे विमान पुराने होते जाएंगे, जोखिम बढ़ता जाएगा। तब बोइंग ने कहा था, ड्रीमलाइनर की सुरक्षा के व्यापक परीक्षण में सुनिश्चित किया गया है कि उड़ान की तत्काल सुरक्षा जैसा कोई मुद्दा नहीं है। बाद में बोइंग इंजीनियर की आशंका के बाद अप्रैल 2024 में अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन ने कहा कि इन दावों की जांच हो रही है, लेकिन सवाल उठाना सैम सालेपोर को भारी पड़ गया। कंपनी ने उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। प्लेन क्रैश से सबसे ज्यादा नुकसान विमान और यात्रियों का हुआ है, लेकिन इस हादसे में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस में भी बड़ी बर्बादी हुई। हादसे के वक्त जब तस्वीरें आई तो नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन टॉप एंगल से तस्वीरें देखने पर पता चल रहा है कि प्रभावित इलाका कितना बड़ा है। हादसे के बाद सामने आई बीजे मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं, क्योंकि विमान के तेल ने पूरे हॉस्टल को जलाकर काला कर दिया। वहीं प्लेन की टक्कर से मेस के परखच्चे उड़ गए। हादसे के दूसरे दिन एबीपी न्यूज की टीम जब आसपास की इमारतों से दुर्घटना स्थल का जायजा लेने पहुंची तो ऐसी तस्वीरें सामने आई। हॉस्टल के आसपास प्लेन की टेल, पंखे, पहिए और बिल्डिंग का मलबा पड़ा हुआ था। जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ, ये मेडिकल कॉलेज का ये हॉस्टल जहां पर मेस शुरू थी और वहां पर ये किस तरह से आप देख सकते हैं एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। मलबा हटाने का काम पूरा हो गया है। प्लेन पेड़ों से टकराते हुए पीले रंग की इस इमारत पर गिरा। यहाँ पर पिछला हिस्सा फंस गया और अगला हिस्सा इस इमारत से कुछ दूर पर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराया, जिसके बाद हॉस्टल के बाहर आग लग गई। आवाज जोरदार आया, मैं भाग के देखने गई, धुआं लगा, मैं छोकरा लेके भाग गई। ये पेड़ भी थोड़ा सा कट गया है, ये झाड़ भी पड़ा नहीं तो आवाज आया। हादसा कितना जोरदार था उसका अंदाजा पानी की इस टंकी को देखकर आप लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये टंकी उस जगह थी जहां पर आप विमान का हिस्सा देख रहे हैं। टक्कर के बाद पानी की बड़ी टंकी एक छोर से दूसरे छोर पर खिसककर चली गई। अब तक के अपडेट के मुताबिक विमान हादसे में यात्रियों समेत कुल 265 लोग मारे गए हैं। मेडिकल कॉलेज के पास कुछ 24 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 10 डॉक्टर बताए जा रहे हैं और बहुत से छात्र गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जिस वक्त विमान हॉस्टल पर गिरा उस वक्त मेडिकल कॉलेज के छात्र मेस में खाना खा रहे थे।
उस वक्त मौके पर मौजूद छात्रों ने जो बताया वो दिल दहला देने वाली कहानी है। आज कल यहाँ पर क्या हो रहा था, आप लोगों को किस तरीके से पता लगा कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर? हम जब आए तब हमने खाली ये धुआं ही देखा था, और जब देखा कि इधर पूरा मतलब मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, तब जब जी एम्बुलेंस निकली तब हम उनके साथ ही बैठ गए थे। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत धुआं हो रहा था, फायर ब्रिगेड सब, पुलिस वाले सब थे यहाँ पर, सब लोग आग बुझा रहे थे, सब कर, जहाँ लोगों की बॉडियाँ बिखरी हुई थी। विमान हॉस्टल पर जैसे ही गिरा अफरा तफरी मच गई। छात्र जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हादसे के वक्त रेजिडेंट डॉक्टर तरुण भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई। विमान के टकराते ही चारों तरफ धुएं के साथ आग ही आग थी। इसी भयावह माहौल के बीच डॉक्टर तरुण ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए छलांग लगा दी, जिसमें उनके एक पैर पर गंभीर चोट आ गई। आग बहुत आ गई थी, फ्लैट से निकलना पॉसिबल नहीं था, तो आई जंप थ्रू माय बालकनी, दैट्स व्हाई आई गॉट इंजर्ड। जिसके बाद डॉक्टर तरुण को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर नहीं जा रहे हैं हम, बस जहाँ पे हमें रेजिडेंस मिल जाएगा अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं सब। अभी हमें सामान निकालने की पॉसिबिलिटी जब मिली तो हमारे पास कुछ था नहीं, एसेंशियल्स भी नहीं थे, दैट्स व्हाई हमने कुछ सामान निकाल लिया। हमारा सामान इतना नहीं चला है, दूसरी साइड का ज्यादा चला है। डॉक्टर तरुण ने बताया कि इस हादसे में उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसपास के कमरे में बड़ी तबाही हुई। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर ऐसा क्या हो गया था जिसे रोका नहीं जा सकता था। ये तो हर कोई जानता है कि प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे, लेकिन ऐसा होने की संभावित वजह आखिर क्या रही होगी, ये भी आप समझते हैं। देखिए, पहली वजह, हवा में 600 फीट ऊपर जाने के बाद भी विमान के लैंडिंग गियर खुले हुए थे। इससे नीचे खिंचाव जो है वो बढ़ जाता है। हो सकता है कि इससे प्लेन उड़ नहीं पाया। दूसरी वजह, हो सकता है कि विमान का स्पीड सेंसर सही से काम ना कर रहा हो, इससे स्पीड की गलत जानकारी मिली और पायलट भ्रमित हो गया। तीसरी वजह, हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर एरर हो, जिससे विमान अपने आप ऑटो पायलट मोड में आ गया हो। चौथी वजह, हो सकता है कि विमान में ज्यादा भार हो, सामान ज्यादा आ गया हो, जिससे वो टेक ऑफ के बाद ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। पांचवी वजह, जिसका प्रमाण भी है, पायलट ने उड़ान भरते ही सूचना दी थी कि वो प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि सिस्टम फेल हो गया हो, जिससे विमान को उड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिली। जिस समय विमान हादसा हुआ उस समय चाय की दुकान चला रही सीता पाटनी नाम की एक महिला का बच्चा भी हादसे की चपेट में आ गया। 15 साल का एक बच्चा दुकान पर अपनी मां को खाना देने गया था, लेकिन इसी दौरान प्लेन में हुए विस्फोट के बाद उठी आग की लपटों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद अपनी मां को खाना देने गया बच्चा बुरी तरह जलने लगा। बेटे को अपनी आंखों के सामने जलता देख मां अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। एक मां अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ते भागते लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन जब कोई अपनी जान को जोखिम में डालकर उसके बेटे को बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मां खुद आग के भवंडर से लड़ गई और आग के उठते गुबार के बीच अपने बेटे को बचाने लगी। अपने बेटे को बचाने के चक्कर में सीता पटनी खुद 50% तक जल गई, लेकिन वो अपने बच्चे को बचा नहीं सकी और 15 साल के आकाश ने दम तोड़ दिया। मां की ममता को दिखाता वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मां अपने बच्चे को बचाने के लिए बदहवास होकर आग के बीच दौड़ती दिख रही है। इस हादसे में न सिर्फ विमान में सवार लोग मारे गए, बल्कि जिस जगह पर विमान क्रैश हुआ वहां भी भयंकर तबाही मची। अहमदाबाद की ललिताबेन की बेटी और उनकी सास भी हादसे का शिकार हो गए। मां बोलती है, कुछ नहीं बोलती अभी। ललिताबेन पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उनकी सास उसी मेस में खाना बनाती थी जहां पर एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, और जब हादसा हुआ तब वो वहीं मौजूद थी। उनके साथ ललिताबेन की 2 साल की बेटी भी थी। दोनों ही हादसे का शिकार हो गए। सब माँ से निकल गई, मेरी बच्ची माँ से मेरी सास नहीं निकल पाई। हादसे के बाद जब ललिताबेन को अपनी सास और बेटी का कुछ पता नहीं चला तो आज वो डीएनए सेंटर पहुंचे ताकि डीएनए के जरिए उनकी सास और बेटी का शव तलाशा जा सके। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के हेतल शाह की मां और पिता इंद्रावर्धन जोशी और ज्योति जोशी की भी मौत हो गई। ये परिवार अपनी बड़ी बेटी पूनम से मिलने के लिए लंदन जा रहा था, लेकिन चंद सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। जिसके बाद हेतल शाह ने अपने माता पिता के शवों की डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान के लिए सैंपल दिया। उस वक्त हेतल की आंखें नम थी। रोती हुई हेतल से डॉक्टरों ने डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया और जांच के लिए भेज दिया। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसके मदर फादर थे, वो बड़ौदा में रहते थे। जो घटना बनी है उसमें तो पहचान बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते।
अहमदाबाद विमान हादसे में यात्रियों के शव पूरी तरह से जल गए हैं। उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में पहचान के लिए डीएनए टेस्ट ही एक जरिया है। जिन लोगों का ये प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि सब पहचानना बहुत मुश्किल है, तो डीएनए के माध्यम से हमको थोड़ी आस है जिसके साथ जो भी हादसा हुआ है तो उनके घर का जो भी सदस्य है उनके पास एक्चुअली एक्यूरेटली मिल सकता है। लंदन में उसकी बड़ी बहन थी पूनम शाह करके, उन्हीं को मिलने जा रहे थे। अहमदाबाद विमान हादसे से पूरा देश स्तब्ध है, लेकिन इस विमान हादसे में कई ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक कोई खबर नहीं मिली। इनमें नागपुर की यशा कामदार भी हैं जो अपने बेटे और सास के साथ लंदन जा रही थी। जब से एयर इंडिया के AI-171 विमान के क्रैश होने की खबर आई है, कामदार फैमिली के घर पर मातम पसरा है, जिससे ये भी नहीं मालूम कि उनकी बेटी यशा कामदार जिंदा भी है या नहीं। जैसे ही इनको सूचना मिली कामदार परिवार को, तो यहाँ से वो अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। यशा के साथ विमान में उनके बेटे रुद्र और सास रक्षा भी थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि इन तीनों का क्या हुआ। उधर परिवार अनहोनी तमाम आशंकाओं को लेकर चिंतित है, क्योंकि जैसे ही खबर आई कि विमान क्रैश हो गया, अपनी बेटी की तलाश में कामदार फैमिली नागपुर से अहमदाबाद रवाना हो गई। 24 घंटे बाद भी पता नहीं चला कि आखिर तीनों का क्या हुआ। ये विमान हादसा इतना दर्दनाक था कि लोगों के शव बुरी तरह से जल गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनकी पहचान करना एक चुनौती है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। उनके परिजन उन्हें तलाश रहे हैं। ये प्रहलाद भाई है जो अपनी पत्नी सरलाबेन और 2 साल की बच्ची की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। प्रहलाद भाई की पत्नी उसी हॉस्टल की मेस में खाना बनाती थी जिससे एयर इंडिया का विमान टकराया था। घर में सब लोग बहुत परेशान होंगे। बहुत नहीं सोया आपकी तो आंखें भी नम हो रही, बच्ची को याद करके। डीएनए सैंपल के लिए खून दिया है क्या? दिया है, सब छोकरा ने दिया है। यहाँ नहीं, कल से हम ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। उधर प्रहलाद भाई का बेटा भी अपनी मां और बहन को ढूंढ रहा है। कोई सूचना नहीं मिली, कोई सूचना नहीं मिली। हम आगे से परमिशन ले गए। अगर वहाँ पे हो सकते हैं, बेबान की भी अवस्था में पड़े हुए, खाली इतना हमें को बताना है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं। विमान हादसे में मारे गए लोगों के शवों की पहचान के लिए परिजनों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। दरअसल शव इतने विभत्स हालत में हैं कि उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में डीएनए जांच ही शवों की पहचान का एकमात्र रास्ता है। वहीं प्रशासन ने साफ कह दिया है कि बिना डीएनए जांच के किसी को बॉडी नहीं दी जाएगी। वहीं सैंपल लेने के लिए अहमदाबाद में एक डीएनए कैंप बनाया है, जिसे कसौटी भवन का नाम दिया है। यहाँ हादसे के बाद करीब 50 से ज्यादा परिजन डीएनए सैंपल देने पहुंचे हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं, जो डीएनए सैंपल देने आ रहे हैं। डीएनए सैंपलिंग और वो परिजन भी यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है। डीएनए सैंपल ले रही टीम से एक शख्स ने बताया कि रिपोर्ट आने में 72 घंटे का वक्त लगेगा। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो बाहर हैं, उन्हें आने में वक्त लगेगा। यहाँ पर क्या प्रक्रिया चल रही है? अभी जब वो डीएनए टेस्टिंग का प्रक्रिया चल रही है, वो 72 आवर्स के बाद 72 आवर्स के बाद डीएनए रिपोर्ट आएगा। 72 आवर्स लग जाता है। हाँ, फिर बॉडी मिलेगी। तो अब तक जो है रात से लेकर के अब तक कितने लोग परिजन यहाँ पहुँच चुके हैं? अभी समथिंग 50 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। 50 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। अभी वो इंटरनेशनल है, वो भी रास्ते में यूके यूएस से सब। हादसे में मारे गए लोगों के शव इतने क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि देखकर पहचान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा, तब तक परिजनों को इंतजार करना पड़ेगा। कितनी ऐसी बॉडीज हैं जिनके लिए डीएनए सैंपलिंग जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं? जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। डीएनए के बिना वो बॉडी मिलेगी नहीं, सबके ऐसा है। हादसे में 265 लोगों की मौत हुई है। सबकी पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग जरूरी है। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगेगा, क्योंकि पहले सैंपलिंग होगी, फिर 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। ब्लैक बॉक्स तो मिल गया, लेकिन उससे होगा क्या? क्या होता है ब्लैक बॉक्स और हादसे की जांच में वो क्यों आखिर जरूरी है? आइए आपको बताते हैं। ब्लैक बॉक्स मुख्य तौर पर फ्लाइट का रिकॉर्डर सिस्टम होता है। अभी जो आप ब्लैक बॉक्स देख रहे हैं, ये अहमदाबाद की फ्लाइट का ही है। हादसे के वक्त पायलट ने क्या कहा, इंजन से कैसी आवाज आ रही थी, रेडियो पर क्या बात हुई है, ये सब कुछ इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुआ है।
पायलट ने क्रैश के वक्त प्लेन को बचाने की क्या कोशिशें की होंगी, सब कुछ ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्डेड है। अब जांच एजेंसीज उन रिकॉर्डिंग्स को निकालकर हादसे की जांच करेगी। ब्लैक बॉक्स की जांच करने पर एजेंसीज को पायलट की बातचीत का हिस्सा मिल जाएगा, साथ में इंजन की आवाज भी सुनाई देगी। उससे इंजन की तत्कालीन स्थिति का पता लग सकेगा। प्लेन क्रैश की असली पिक्चर इसी ब्लैक बॉक्स से मिलेगी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का प्लेन रनवे से उड़ा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो हादसे का शिकार हो गया। 250 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। धमाके, आग और तबाही के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके आगे पूरा विश्व नतमस्तक हो चुका है। आप भी देखिए। विश्वास कुमार रमेश की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर प्लेन में 242 लोग सवार थे, लेकिन विश्वास कुमार रमेश इकलौते ऐसे यात्री हैं जो इस भयंकर हादसे में बाल बाल बच गए। चंद खरोचों को अगर छोड़ दें तो उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। खुद विश्वास कुमार कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा कि आखिर वो इतने भीषण हादसे में कैसे जीवित बच गए। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। अस्पताल में भर्ती विश्वास कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने उस भयावह हादसे के बारे में विस्तार से बताया। गुरुवार को हुए हादसे के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा उस सीट की हो रही है जिस 11A नंबर की सीट पर विश्वास कुमार बैठे हुए थे। लोग इस सीट को अब सबसे सुरक्षित और चमत्कारी सीट बता रहे हैं। खुद विश्वास कुमार का भी कहना है कि अगर उन्हें 11A नंबर की सीट नहीं मिली होती तो शायद वो नहीं बचते, क्योंकि इस सीट के बगल में प्लेन का दरवाजा था जो हादसे के वक्त टूट गया और उन्हें बाहर निकलने का मौका मिल गया। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, वहाँ थोड़ा पेस भी था। तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, उधर ही क्रैश हुआ था। पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र के सामने ही सब। विश्वास कुमार ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि प्लेन उड़ते उड़ते अचानक बंद पड़ गया और फिर प्लेन के अंदर चीख पुकार मच गई थी। कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही चमत्कार विश्वास कुमार के साथ भी हुआ। 625 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद विमान आग का गोला बन गया, लेकिन विश्वास कुमार की आंखों, हाथ पैरों के अलावा कहीं पर भी ज्यादा चोट नहीं आई। और जहां 241 यात्री पलक झपकते मौत के मुंह में समा गए, वहीं विश्वास कुमार मौत को मात देकर प्लेन से सुरक्षित बाहर निकल आए। आप पैदल चल के आए वहाँ से? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। इलाज वगैरह कैसा हो रहा है अभी, कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। बता दें कि 40 साल के विश्वास कुमार भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। हादसे के दौरान उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो प्लेन में आग लगने के बाद प्लेन फटा चिल्लाते नजर आए थे और फिर हादसे वाली जगह से निकलकर बाहर आ गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और अब वो पूरी तरह ठीक है।
गुरुवार को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश 265 लोगों की मौत के बाद गम में डूबा हुआ है। तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे वाली जगह पहुंचे और अधिकारियों के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट से उतरने के बाद मेघानी नगर पहुंचे, जहां गुरुवार को प्लेन क्रैश हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और उन्होंने जाना कि जब यहां विमान क्रैश होकर गिरा तब यहां हालात कैसे थे। हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गंभीर और दुखी नजर आ रहे थे। जिन बिल्डिंगों में विमान गिरने के बाद आग लग गई थी, उन बिल्डिंगों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। हादसे वाली जगह पर करीब 10 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद थे, जो गुरुवार को हुए हादसे की एक जानकारी प्रधानमंत्री को दे रहे थे। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिलने के लिए रवाना हुए। घटनास्थल से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल हॉस्पिटल गए, जहां प्लेन हादसे में घायल हुए लोग भर्ती थे और वहां उनका इलाज चल रहा था। सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान हादसे के घायलों के पास पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक घायल व्यक्ति के पास जा रहे थे और उनका हालचाल ले रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे के घायलों समेत मेडिकल कॉलेज के उन घायल छात्रों और स्टाफ से भी मुलाकात की, जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में काम कर रहे थे और प्लेन के बिल्डिंग से टकराने के बाद घायल हो गए थे। पीएम मोदी ने प्लेन हादसे में इकलौते जीवित बचे रमेश कुमार विश्वास का भी हालचाल जाना और दुर्घटना कैसे हुई इसकी पूरी जानकारी ली। घायलों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों और डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिए कि बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए। वहीं पूरी स्थिति का आकलन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में ही एक हाई लेवल मीटिंग भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक अहमदाबाद हवाई अड्डे पर की। इस बैठक में गुरुवार को हुए विमान हादसे की पूरी जानकारी ली। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बता दें कि विजय रूपाणी भी एयर इंडिया के जहाज में यात्रा कर रहे थे, जो गुरुवार को क्रैश हो गया था। अहमदाबाद से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से स्तब्ध, हृदय विदारक तरीके से इतने लोगों की जान चली गई। घटना शब्दों से परे और हृदय विदारक है। सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, हम उनका दर्द समझते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी एयर इंडिया की उसी फ्लाइट में सवार थे, जो कल टेक ऑफ करने के साथ ही क्रैश हो गई। रूपाणी के निधन के बाद नंबर 1206 को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विजय रूपाणी 1206 को अपना लकी नंबर मानते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही 1206 कल उनके लिए अनलकी साबित हुआ, क्योंकि कल तारीख 12 जून थी, यानी 1206। विजय रूपाणी और 1206 नंबर की चर्चा इसलिए भी जोर शोर से हो रही है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उन्होंने लंदन जाने के लिए 5 जून और 10 जून की टिकट कैंसिल करवा दी थी और आखिरकार 12 जून यानी 1206 की फ्लाइट पकड़ी थी। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार विजय रूपाणी पंजाब के चुनाव प्रभारी भी थे। उनके करीबियों के मुताबिक लुधियाना में उपचुनाव की वजह से उनका लंदन दौरा लेट हो गया। चुनावी सरगर्मियों की वजह से ही उनको 5 और 10 जून वाली फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवानी पड़ी। अंक ज्योतिष में रुझान रखने वाले विजय रूपाणी के लिए 1206 काफी लकी था। उनको नंबर 1206 से इतना लगाव था कि स्कूटर से लेकर कार तक उनकी सभी गाड़ियों का नंबर यही होता था। उनकी कार का नंबर था GJHK 031206, जबकि उनके स्कूटर का नंबर था GJDE 031206। लेकिन कल यही लकी नंबर विजय रूपाणी के लिए अनलकी साबित हुआ और 1206 यानी 12 जून को हुए प्लेन क्रैश में उनकी दुखद मौत हो गई। तो देखिए, जिस तरीके से 1206 विजय रूपाणी का ये लकी नंबर हुआ करता था, लेकिन उनके आखिरी समय में किस तरीके से यही नंबर उनके लिए अनलकी साबित हुआ है। देखिए, अहमदाबाद में कल हुआ हादसा न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा विमान हादसा था, बल्कि ये सबसे महंगा विमान हादसा भी होने वाला है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान हादसे का इंश्योरेंस क्लेम 2000 करोड़ से ज्यादा का होगा। इसमें विमान का इंश्योरेंस और यात्रियों के परिवार वालों को मिलने वाली रकम शामिल है। फिलहाल एयर इंडिया का जो विमान गिरा, उसकी 2021 में इंश्योरेंस वैल्यू थी 989 करोड़।
लेकिन माना जाता है कि उस रेंज के विमानों की वैल्यू अभी 2400 करोड़ के आसपास है। अब हादसे के बाद बीमा कंपनियां एयर इंडिया को इतना ही पैसा देने वाली हैं। इसके साथ 1999 में हुई एक संधि के तहत विमान में सवार यात्रियों के परिजनों को भी 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। टाटा ग्रुप भी इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 1 करोड़ देने का ऐलान कर चुका है। विमान हादसे में दोनों पायलट भी मारे गए। उनमें से एक सीनियर पायलट सुमित सभरवाल मुंबई के रहने वाले थे। उनके घर पर दर्द का ऐसा तूफान गहराया जिसे कोई ढांढस, कोई दिलासा समेट नहीं सकता है। दुर्भाग्य ये कि सुमित के साथ घर में सिर्फ 88 साल के एक बुजुर्ग पिता रहते थे, जिनके कंधों पर अब बेटे की लाश का बोझ है। ये दर्द, ये तड़प, ये फफकती कर्रा, ये आंसू एक बेबस पिता के है जिसके जीने का एकमात्र सहारा उनका बेटा सुमित सभरवाल चला गया। पायलट सुमित सभरवाल ही उस प्लेन को चला रहे थे जो हादसे का शिकार हुआ। 2 साल पहले सुमित की मां का देहांत हुआ था और अब 88 साल की उम्र में इन बुजुर्ग कंधों पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझ आ गया। अपने जवान बेटे की अर्थी का बोझ। इस दर्द के आगे सब कुछ शून्य हो जाता है। दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय विधायक दिलीप लांडे सुमित सभरवाल के घर पहुंचे। उनसे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं आ रहा था, उनके आंख से ओनली पानी आ रहा था। प्लेन के क्रैश होने से ठीक 1 घंटा पहले सुमित ने अपने पिता से फोन पर एक वादा किया था। वो वादा अब बुजुर्ग पिता के कानों में गूंज रहा है। सुमित ने पिता से कहा था, पापा मैं लंदन पहुंचकर फोन करता हूँ, वापस आकर नौकरी छोड़ दूंगा और आपकी सेवा करूंगा। उनके घर पे वो अकेले डैडी है, वो भी 88 साल के हैं। वो सेवा करना चाहते थे लेकिन भगवान ने उनको वो भी मौका नहीं दिया। सुमित का वादा अब कभी पूरा नहीं होगा। इस अधूरे वादे के साथ पीछे रह गया है तो सिर्फ एक बुजुर्ग पिता के जहन में अपने बेटे की मौत का बेहिसाब दर्द। जोधपुर के राजपुरोहित परिवार में पिछले कई महीनों से खुशियों का बसेरा था। उस खुशी की वजह बनने वाली राजपुरोहित परिवार की बहू खुशबू भी लंदन के सफर पर निकली थी। सिर्फ 5 महीने पहले ही खुशबू बहू बनकर राजपुरोहित परिवार में आई थी। हंसती खिलखिलाती खुशबू राजपुरोहित। ये जोधपुर के खाराबेरा की रहने वाली खुशबू के लंदन रवाना होने से पहले घर छोड़ने के दौरान की तस्वीरें हैं, जिसमें वो ससुराल और अपने लोगों से बिछड़ने के दर्द से दुखी दिख रही है। खुशबू राजपुरोहित की एयरपोर्ट पहुंचने की तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन अब खुशबू की कोई नई तस्वीर, नया वीडियो सामने नहीं आएगा। एयरपोर्ट पर उनका वीडियो बनाते समय परिवार नहीं जानता था कि लंदन की उड़ान खुशबू के लिए मौत की उड़ान बन जाएगी। अब हमारे मन में क्या चलेगा, चलने के लिए बसा ही क्या है। तो ये न पता था हम लोगों को कि ये इसकी आखिरी उड़ान होगी। खुशबू की महज 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। उनके पति लंदन में डॉक्टर हैं। पहली बार पति के पास जा रही खुशबू ने भी खूब तैयारियां की थी और खूब सारे सपने पाले थे। प्लेन क्रैश में वो सारे सपने और परिवार की खुशियां भी क्रैश हो गई। भाई तो लंदन में है, नाम विपुल है उसका, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। और ये अभी शादी कब हुई थी? ये अभी 4 महीने। खुशबू वीजा की दिक्कत होने के चलते पहले नहीं जा पाई थी, लेकिन अब गई तो ऐसे सफर पर जहां से कोई लौटकर नहीं आया। अहमदाबाद विमान हादसे में क्रू मेंबर साई नीता चक्रवर्ती भी नहीं बची। वो मुंबई के जुहू में रहती थी। साई नीता ही थी जिनके कंधों पर पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी। साई नीता की कमाई से ही उनके घर का खर्च चलता था। लेकिन अब घर चलाने वाली साई नीता कभी नहीं लौटेंगी। बेटी आएगी और गले लग जाएगी। छोटे से घर से ऊंची उड़ान लेने वाली साई नीता अब इस दुनिया में नहीं रही। संकरी गली से लंदन जाने वाली फ्लाइट में क्रू मेंबर बनने तक का सफर साई नीता ने कड़ी मेहनत और बुलंद इरादों से हासिल किया था। एयर इंडिया की क्रू मेंबर साई नीता चक्रवर्ती की मौत की खबर से पूरे कोलीवाड़ा इलाके में सन्नाटा पसरा है। ये अंकल को 2 लड़के लोग थे। साई नीता जो था उन लोग का लड़का था, बेटा था, जो उन लोग का केयर करती थी। वो एकदम बैकबोन थी। वो एक्चुअली पूरा फैमिली को दिखती थी। बहुत अच्छी थी। परसों रात को मिली मुझे। अच्छी थी, बच्ची थी, वो बहुत अच्छी थी। अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ। साई नीता जिस मकान में रहती है उसके ऊपर से ही मुंबई की सभी फ्लाइट्स गुजरती है। आसमान देख शुरू हुए साई नीता के सपने आसमान में ही खत्म हो गए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।